दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज की दुनिया में जो लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, युद्ध हैं, वो पुराने ज़माने के राजाओं की तरह नहीं है कि एक बड़ा राजा दूसरे छोटे जो राजा है, उसके राज पर हमला करेगा। किसी के पास 200 घुड़सवार होंगे, किसी के पास महज 60 होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे और जो ज़्यादा घुड़सवार सेना का मालिक राजा है, जिसके पास ज़्यादा तलवारें हैं, ज़्यादा भाले हैं, ज़्यादा बर्छे हैं, वो लड़ाई जीत जाएगा और उसके राज को अपने राज में मिला लेगा। अब लड़ाइयाँ इस तरह से नहीं होती हैं आम तौर पे। लड़ाइयों का रूप बदल गया है और जो राज होते हैं, राजों का भी रूप बदल गया है। अब इस दुनिया में बहुत सारे अलग-अलग फोर्सेस के ग्रुप्स हैं, उनके बीच में टकराव चलता रहता है, शीत युद्ध चलता रहता है। बड़े शीत युद्ध के खात्मे के बाद भी पोलराइजेशन है, यूएन है, हालांकि वो उसकी जो हालत है हम सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी है। अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, हमारा भी देश है। इसलिए दोस्तों, आज के दौर में मैं फिर कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान को अपने अपने जो कंसर्न हैं, उनको युद्ध तक ढकेलना नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को उधार लेते हुए, जो उन्होंने रूस और यूक्रेन के बारे में कहा था कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से बचना चाहिए, डायलॉग सबसे जरूरी चीज है। इस तरह की बात उन्होंने रूस और यूक्रेन को शिक्षा देते हुए कही थी जब लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई आज भी जारी है। तो आज मैं रूस और यूक्रेन का ही उदाहरण देकर बताऊंगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान को रूस और यूक्रेन की लड़ाई से सबक लेना चाहिए। रूस एक जमाने में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी महाशक्ति था, लेकिन जब से सोवियत संघ ढहा, तब से रूस की औकात कम हो गई। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ तेल और गैस में नहीं, बल्कि हथियारों के मामले में भी आज भी वो ताकतवर है। यूक्रेन उसके सामने कुछ भी नहीं है, सोवियत संघ से टूटा हुआ एक देश है। लेकिन यूरोप और अमेरिका की शाह उसको मिली है, इसलिए उसके पास बहुत सारा हरबा हथियार भी पहुंचा है, पैसा भी पहुंचा है। और आज हालत यह है कि साउथ और ईस्ट में यूक्रेन के कई राज्यों पर, कई रीजन पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। यह बात सही है। 100%, 70%, 60% या 80% उनके भूखंडों पर उसका राज है। 3 साल के इस लड़ाई में काफी कुछ विध्वंस हुआ है यूक्रेन का, लेकिन इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि रूस ने यूक्रेन को जीत लिया। बिल्कुल नहीं। 3 साल से लड़ाई जारी है। आई थिंक फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी, और आज की तारीख में अगर हम देखें तो यूक्रेन ने इतना जबरदस्त ड्रोन हमला किया है, ड्रोन से, कि तबाह हो गए हैं कई कई फाइटर जेट्स उसके, रूस के। और यही नहीं, जो खबर है कि यूक्रेन ड्रोन्स हिट 5 रसन एयर बेसेस, यानी 5 रसन एयर बेस को तबाह कर दिया है यूक्रेन ने, बिल्कुल ताजा हमले में, ताजा घटनाक्रम में, जो आज के अखबारों की बहुत बड़ी खबर है। और 40 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं, यह यूक्रेन का दावा है। रूस ने पूरी संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन उसने माना है कि बहुत बड़ा डैमेज उसको हुआ है। यह रूस को मानना पड़ा है। और इसी बीच में इस्तांबुल में दूसरे चरण की बैठक भी चल रही है रूस और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, कि कैसे युद्ध विराम अचीव किया जाए, सीज फायर कैसे हो। तो यह हालत है। अब हमारा कहना है कि जिस रूस से भारत जैसा देश हथियार
लगातार खरीदता रहा है। एक जमाने में तो हमारे जितने बड़े फाइटर जेट थे सारे रूसी हुआ करते थे, अब तो रफाल का जमाना है, मिराज, जगुआर और न जाने क्या क्या। लेकिन सुखोई भी वहीं से था, रूस से। और वो रूस जो इतना शक्ति संपन्न था, वो यूक्रेन नाम के अपने छोटे से एक देश को, जो सोवियत संघ का पार्ट था, उसको पराजित नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की लड़ाइयां वो पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की लड़ाइयां नहीं है कि बड़ी घुड़सवार सेना जाएगी और छोटी घुड़सवार सेना को हराकर आ जाएगी और उसके जीत लेगी उसको। भारत और पाकिस्तान को दोस्तों निश्चित रूप से रूस और यूक्रेन से सबक लेने की जरूरत है। दोनों के नेताओं को समझना चाहिए, एक भारत के स्वाभिमानी नागरिक के तौर पे मैं कह रहा हूं, जो नेता चीख चीख कर आज बोलते हैं कि घुस कर मारेंगे, बिल से निकाल कर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैं नहीं समझता कि कूटनीति की ये भाषा है। दुनिया का कोई भी बड़ा देश और उसके बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मैं देश के एक स्वाभिमानी नागरिक के तौर पे, देशभक्त नागरिक के तौर पे मैं कहूंगा, और माफ कीजिएगा, इस देश के किसी भी नागरिक की देशभक्ति किसी से कम नहीं है। अब कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है तो उसकी बात अलग है कि भारत को समृद्ध, शांति, सुख, भ्रातृत्व, भाईचारा की आज जितनी जरूरत है उतनी आप कल्पना नहीं कर सकते कि शायद पहले इतनी कभी नहीं थी। क्योंकि हम तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में असमानता बढ़ रही है। हम बड़ी इकोनॉमी हो रहे हैं, लेकिन जो गैप है अमीर और गरीब का, वो बढ़ता जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक थॉमस पिकेटी, जिनका कहना है कि 1922 में जितनी असमानता भारतीय समाज में थी, आज उससे भी ज्यादा है। तब इतनी समृद्धि नहीं थी, लेकिन जो गैप अमीर और गरीब का था वो इतना नहीं था जितना आज है। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, आतंकवाद से जूझते हुए शांति, सौहार्द और अपने आसपास के मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते कायम करने में लीड लें। भारत का एक बहुत बड़ा दायित्व है बड़े भाई के तौर पे कि कैसे अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे भाईचारा बनाया जाए। अगर डायलॉग पर हमारा यकीन है, अगर हमारे आर्गुमेंट मजबूत हैं, तो हम प्रिवेल करेंगे, हमारी जीत होगी। लेकिन हर समय अगर हम ये सोचेंगे कि सिर्फ टकराव ही एकमात्र समाधान है, तो स्थितियां सुधरेंगी नहीं। और इस बार कॉन्फ्लिक्ट जो हुई, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, उसमें दिखाई पड़ा है। अब तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भारत की सेना के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, अब उन्होंने जो कही है बात, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उससे तो यह जाहिर हो गया कि हमारे भी जेट गिराए गए हैं, हमारे जो फाइटर जेट हैं वो गिराए गए। कितने हैं, कितने गिराए गए, ये संख्या उन्होंने नहीं बताई है। हो सकता है भविष्य में संख्या भी बता दें, लेकिन अभी नहीं बताई गई है। पाकिस्तान ने कुछ दावे किए हैं, लेकिन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान के क्लेम को बिल्कुल गलत बताया है। हम अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान के साथ खड़े हैं, जो उन्होंने कहा सही है। लेकिन उन्होंने माना कि उन हमारे जो हैं जेट गिराए गए हैं। अब उस फाइटर जेट में रफाल है कि मिराज है कि सुखोई है कि मिग है, कोई नहीं जानता। इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है। दुनिया की बहुत सारी एजेंसियां कह रही हैं कि रफाल भी है। मैंने इस पर कुछ अपनी प्रामाणिक टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमने क्या जीता है और क्या अचीव किया है, यह तो सवाल उठेगा, और यही सवाल तो विपक्ष कर रहा है
विपक्ष की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी तो खास तौर पे ये बात कह रही है। आप कह रहे हैं कि आतंकवादी जितने अड्डे थे सबको ध्वस्त कर दिया गया। तो जब ध्वस्त कर दिया गया, सबको ध्वस्त कर दिया गया, तब आप जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तोयबा के जो चीफ हैं, उनके मुख्य सरगना हैं, आतंकवाद के जो सबसे बड़े गढ़ के संचालक हैं, उनको पाकिस्तान से मांग क्यों रहे हैं? अगर सब ध्वस्त ही हो गए तो फिर उसकी मांग क्यों हो रही है? इसका मतलब कि जो कुछ हुआ है उसमें सब कुछ ध्वस्त उनका नहीं किया जा सका है। इसलिए दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि हमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई से सबक लेने की जरूरत है। हमें अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न तो भारत रूस है और न तो पाकिस्तान यूक्रेन है। यूक्रेन के साथ दुनिया की बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है, वरना यूक्रेन कब तक सरेंडर कर चुका होता या वो हार चुका होता रूस के आगे। उसके साथ पूरा यूरोप खड़ा है, उसके पास पूरा अमेरिका खड़ा है। लेकिन भारत के साथ इसी बार लड़ाई में समझ में आ गई बात कि कोई साथ नहीं खड़ा था। ले देकर अफगानिस्तान ने बाद में साथ दिया, वो भी तालिबान वाला। मानसिक रूप से इजराइल साथ था, लेकिन उसने भी ऐसा तो कोई फिजिकल सपोर्ट तो नहीं किया। और इजराइल का सपोर्ट पाकर भारत कौन सा अपना नैतिक चेहरा दिखाएगा? लेकिन यूरोप और अमेरिका बीच बचाव में ही रहे। अमेरिका दोनों ओर खड़ा था और वो कह रहा था कि पाकिस्तान और भारत दोनों को हमने समझा दिया है, दोनों सीज फायर करने पर तैयार हो गए हैं और हमने सीज फायर करवाया। भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि दोनों से उसको सौदा करना है, दोनों से व्यापार करना है, दोनों से टैरिफ को लेकर निगोशिएट करना है, दोनों उसके लिए मार्केट है। इसलिए आज की तारीख में हमें देखना होगा कि हम न तो रूस हैं और न तो पाकिस्तान यूक्रेन है। अगर हम समझते हैं कि हम इजराइल हैं और पाकिस्तान फिलिस्तीन है तो वो भी गलत है। हम भारत हैं, वो पाकिस्तान है, और फर्क है। लेकिन ये मत भूलिए कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। रियलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने को कम करके आंक रहे हैं या आप कायर हैं या आप डरपोक हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर आप रियलिस्ट नहीं हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं, विवेकवान नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है दोस्तों कि हम जो लगातार अपने देश की जनता में, खासकर मतदाताओं में अपनी ताकत का शौर्य प्रदर्शन करने के लिए जो बोलते रहते हैं, जमीन का एक कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक के नेता, गांव में एक प्रचारक जो है वो, और जो देश के ऊपरी हिस्से में जो बड़े लोग हैं वो सब एक भाषा में बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भी किसको दिखा रहे हैं? क्यों नहीं कर दिया? आपने क्यों नहीं कर दिया? क्यों सीज फायर किया भाई? और सीज फायर के बाद आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे। तो ये जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं केवल उनको एड्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। जो अपने मुल्क के नागरिक हैं उनके बीच में एक चुनावी माहौल बनाने के लिए, एक शक्ति को मोबिलाइज करने के लिए, अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए सब कहा जा रहा है। सच्चाई को सामने नहीं लाया जा रहा है। और इसीलिए सच्चाई को सामने लाना जरूरी है कि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, और इस मुद्दे पर मैं किसी और आर्गुमेंट को सही नहीं मानता कि युद्ध समस्याओं का हल है। बिल्कुल नहीं मानता। आज के दौर में युद्ध समस्याओं का हल नहीं है, युद्ध समस्याओं की शुरुआत है। हमने समझा था कि करगिल वार के बाद पाकिस्तान डर गया और अब वो कभी कुछ नहीं करेगा। हमने समझा कि 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, डिक्लेयर किया गया संसद से लेकर सड़क तक कि अब हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया है।
लेकिन आतंकवादी घटना हो गई। अब कैसे हुई, कौन किया, कैसे किया, नोबडी नोज। आज तक आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका। आज तक ये नहीं साबित किया जा सका कि वो कहां गए, किधर गए, कुछ नहीं, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। छोटे छोटे मामले हो जाते हैं तो जांच हो जाती है, उसकी जांच ही नहीं हुई ठीक से। तो मेरा यह कहना है कि हमें ज्यादा सुसंगत होना चाहिए। और अभी जितने मुल्कों में हमारे साथ डेलीगेशन गए हैं, हमने देखा कि वहां कितना क्या अचीव हुआ है। मुझे लगता है अपने देश का स्वाभिमान, अपने देश की गरिमा, अपने देश की ताकत, अपने देश की छवि, अपने देश की हैसियत को बरकरार रखने और उसको और बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा गंभीरता के साथ, ज्यादा कूटनीतिक ताकत के साथ, विवेक के साथ और शक्ति के, एक तरह से शक्ति को कंसोलिडेट करने के साथ, दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों का समर्थन हासिल करने के साथ हम आगे बढ़े। अपने देश के प्यारे जो लोग हैं उनके बीच में वैमनस्य न आने दें, सौहार्द बढ़ाएं, खुशहाली बढ़ाएं, गरीबी खत्म करें। इन मसलों को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर की मजबूती को आगे नहीं बढ़ाते और ताकत नहीं अपनी बढ़ाते तो बाहर भी हमें उतना महत्व नहीं मिलेगा। जिन देशों की अपनी घरेलू ताकत मजबूत है, घरेलू स्तर पर जो ज्यादा ताकतवर और समृद्ध और शक्तिशाली हैं, उनको दुनिया शक्तिशाली समझती है। तो इस पहलू पर आपको सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। और फिर अंत में कहूंगा कि रूस और यूक्रेन से सबक लेने की जरूरत है कि 3 साल की लड़ाई, हम तो 3 दिन केवल लड़े, चौथे दिन सीज फायर हो गया। 3 साल की लड़ाई में रूस जैसा ताकतवर देश अभी तक ये नहीं कह सकता कि वो जीत चुका है लड़ाई। उसके जो एयर बेसेस हैं, उसके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्राफ्ट हैं, उन पर हमले यूक्रेन कर रहा है, सोचिए। इसलिए युद्ध को बिल्कुल आखिरी और जो अनिच्छा से एक ग्रहण किया जाने वाला विकल्प है, उसे उस रूप में लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर एक बार रिपीट करूंगा जो मेरे आज के एपिसोड का मुख्य बिंदु है कि डायलॉग इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। और युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।